Hello everyone, welcome to our channel Your Readers, and I hope that you and your families are all well. Today in this video we are going to discuss about the concept and meaning of property. तो इस वीडियो में आज हम प्रॉपर्टी का कंसेप्ट और मीनिंग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। प्रॉपर्टी is an important legal and philosophical concept that relates to ownership and rights. तो प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट लीगल और फिलोसफिकल कंसेप्ट है जो कि ओनरशिप और राइट्स से रिलेटेड है। तो जब भी कभी आपके मन में प्रॉपर्टी वर्ड आए तो आप हमेशा समझ लीजिए कि इस पर ओनरशिप भी है और राइट्स भी हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल और फिलोसफिकल कंसेप्ट है। उसी के कारण हमें ओनरशिप और राइट्स भी मिलते हैं। प्रॉपर्टी refers to those objects, resources or rights that can be used, controlled and transferred by an individual, group or government. तो प्रॉपर्टी में वो ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज और राइट्स आते हैं जिनको यूज़, कंट्रोल और ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज और राइट्स हैं जिनको हम यूज़, कंट्रोल और ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। और ये कौन कौन कर सकता है? इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, ग्रुप्स कर सकते हैं और गवर्नमेंट कर सकती है। तो प्रॉपर्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल एंड फिलोसफिकल कंसेप्ट है जो कि ओनरशिप और राइट्स से रिलेटेड है। इसमें वो ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज और राइट्स आते हैं जिनको यूज़, कंट्रोल और ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय एन इंडिविजुअल, ग्रुप और गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की तरफ। तो बहुत सारे स्कॉलर्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं प्रॉपर्टी में। उनमें से हम कुछ स्कॉलर्स और लीगल एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट लीगल एक्सपर्ट हैं वो हैं जॉन ऑस्टिन। तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, प्रॉपर्टी इज दैट विच अ पर्सन हैज़ एक्सक्लूसिव ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर बाय लॉ। तो प्रॉपर्टी अगर किसी पर्सन के पास है, जॉन ऑस्टिन के मुताबिक अगर किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप होगी और कंट्रोल होगा। एक्सक्लूसिव ओनरशिप का मतलब होता है उसके अलावा उस प्रॉपर्टी का ओनर कोई भी नहीं है, उसका ही पूरा उस पर मालिकाना हक है और कंट्रोल है। और ये पावर उसको कौन दे रहा है? लॉ दे रही है, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर एक्सक्लूसिव ओनरशिप और कंट्रोल है जो कि उसको लॉ से मिली है, बाय लॉ, मतलब लॉ से आ रहा है ये। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सालमेंट की। सो अकॉर्डिंग टू सालमेंट, प्रॉपर्टी इज अ बंडल ऑफ राइट्स दैट अ पर्सन possesses in relation to a thing which is protected by law. तो यहाँ पर सालमन ने प्रॉपर्टी को बंडल ऑफ राइट्स कहा है जो कि एक पर्सन के पास होते हैं। अगर उसके पास कोई चीज़ है जो वो पजेस कर रहा है, अगर कोई चीज़, तो उस पर उसके रिलेशन में जितने भी उस पर्सन के पास राइट्स हैं वो सब प्रॉपर्टी में आते हैं। और उन राइट्स का प्रोटेक्शन कौन करता है? लॉ प्रोटेक्शन करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो राइट्स हैं हमारे पास, वो लॉ प्रोटेक्ट किए हुए है उस थिंग के रिलेशन में जो भी हमारे पास राइट्स हैं उनको। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास हिबर्ट की। सो अकॉर्डिंग टू हिबर्ट, प्रॉपर्टी इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू यूज एंड कंट्रोल अ फिजिकल और इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी को हिबर्ट ने थोड़ा क्लासिफिकेशन दे दिया है। हिबर्ट कहते हैं कि प्रॉपर्टी एक पर्सन का राइट है यूज़ करने का और कंट्रोल करने का एक फिजिकल या इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, हाथ पर ले सकते हैं, जो फिजिकल है। और इनटैंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो उनके रिलेशन में जो भी राइट होता है किसी पर्सन के पास उन फिजिकल और या इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट को यूज़ या कंट्रोल करने का, उस राइट को उन्होंने प्रॉपर्टी कहा है। तो आई होप कि आपको जॉन ऑस्टिन, सालमन और हिबर्ट की डेफिनेशंस समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर प्रॉपर्टीज़ को क्लासिफाई किया गया है प्रॉपर्टी को। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टी।
तो टैंजिबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? दैट विच कैन बी टच्ड एंड सीन सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, गोल्ड एक्सेट्रा। तो टैंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सेम टाइम पर आप उनको टच भी कर रहे हो और देख भी रहे हो, उन प्रॉपर्टीज़ को हम टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप है इंटैंजिबल प्रॉपर्टी। सो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट विच कैन नॉट बी टच्ड बट हैज़ वैल्यू एंड लीगल राइट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। सो इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कुछ वैल्यू और लीगल राइट्स उनसे जुड़े होते हैं। जैसे कि पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जो हम अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके बनाते हैं, माइंड का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे लिटरेरी वर्क्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, या फिर कोई भी ट्रेडमार्क, जैसे हम एडिडास का बोलते हैं। एडिडास का एक ट्रेडमार्क है, उनका जो लोगो है, जो आपने देखा होगा शूज़ पर स्ट्राइप्स बनी रहती हैं और नीचे एडिडास लिखा होता है, वो उनका ट्रेडमार्क है। उनको उनके पास राइट है कि वही सिर्फ उसको यूज़ करेंगे और बिना परमिशन के उनकी उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ये ट्रेडमार्क है, वो उन्होंने अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके बनाया है और उसके रिलेशन में उनके पास लीगल राइट्स भी हैं और उस लोगों की कुछ वैल्यू भी है। तो यही इंटैंजिबल प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सच एज लैंड, हाउसेज, ट्रीज एक्सेट्रा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर नहीं जा सकते हो। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी ज़मीन को, किसी भी लैंड को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाई जा सकती। और इसी में नेक्स्ट क्या है हमारे पास है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है दैट विच कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सच एज व्हीकल्स, ज्वेलरी, बुक्स एक्सेट्रा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली लेकर जा सकते हैं। जैसे कि आपकी खुद की व्हीकल हो गई, आप अपने घर से किसी शॉप तक अपनी कार को ड्राइव करके आराम से ले जा सकते हो, तो वो क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। आपकी बुक्स हो गई, आपकी ज्वेलरी हो गई, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप है प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और कंपनी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्राइवेट मतलब सिर्फ हमारी और पब्लिक मतलब सबकी, जिसमें हम भी आते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि या तो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जा रही है, या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा, जिनकी परमिशन के बिना हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसके लिए जिसको यूज़ करने के लिए हमें उनकी परमिशन लगेगी। जैसे किसी का घर है और उन्होंने अपना खुद का पार्क बनवाया हुआ है, तो वहाँ पर अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं या फिर खेलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वहाँ के ओनर से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसी का अपोजिट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है पब्लिक प्रॉपर्टी? कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूज्ड फॉर द कॉमन गुड सच एज रोड्स, रेलवेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो या तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और कॉमन गुड के लिए यूज़ करती हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिन पर सबका हक होता है, जैसे रोड्स हो गई, रेलवेज़ हो गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई। यहाँ पर सिर्फ रोड मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं कि वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है, नहीं, इनको सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए, पूरी पब्लिक के लिए होती हैं। जैसे रोड्स हो गई, वहाँ पर सिर्फ किसी एक ही व्हीकल नहीं चल सकती, वहाँ पर सबकी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, सबकी व्हीकल्स चल सकती, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वो कॉमन गुड के लिए उसको बनाया गया, जिसको हर पब्लिक यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है लीगल एंड इलीगल प्रॉपर्टी। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। लीगल प्रॉपर्टी दैट विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ एंड हैज़ लीगल ओनरशिप।
तो लीगल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि लॉ के द्वारा रिकग्नाइज भी की गई है, और जो भी ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसके पास लीगल ओनरशिप है, मतलब उसने लीगल तौर पे लीगली प्रोसीजर्स सारे फॉलो करके उस प्रॉपर्टी पर अपनी ओनरशिप पाई है, और जो प्रॉपर्टी भी है उसको लीगली रिकग्नाइज्ड किया गया है, मतलब वो लीगली रिकग्नाइज्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन इलीगल प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट विच इज़ अक्वायर्ड अनलॉफुली सच एज इलीगल वेपन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अनलॉफुली एक्वायर किया गया है, जिसको कोई भी लीगल रिकग्निशन नहीं मिला, जो कि लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन हमने अनलॉफुल तरीके से हमने उसको एक्वायर किया, जैसे इलीगल वेपन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, ये लीगल नहीं है, तो हमने इनको एक्वायर करने के लिए इलीगल मीन्स अपनाया, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है? इलीगल प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइट्स एसोसिएटेड विथ प्रॉपर्टी। हमने ऊपर सैलमन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी है वो एक बंडल ऑफ राइट्स है। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट राइट्स हैं जो प्रॉपर्टी के साथ आते हैं, प्रॉपर्टी से अटैच्ड रहते हैं। तो सबसे पहला राइट जो हर प्रॉपर्टी के साथ अटैच रहता है वो है राइट टू ओनरशिप का राइट, जिसका मतलब होता है फुल कंट्रोल एंड पोजेशन ओवर प्रॉपर्टी। तो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है और उसने उसकी ओनरशिप एक्वायर की है लीगल तरीके से, तो वो उसका ओनर कहलाएगा, और उसके पास उसकी राइट टू ओनरशिप होगी उस प्रॉपर्टी पर। राइट टू ओनरशिप का मतलब उस ओनर का उस पर पूरा कंट्रोल भी होगा और पोजेशन होगी उस प्रॉपर्टी पर, मतलब उसके अलावा कोई भी उसको बिना परमिशन के उसके यूज़ नहीं कर सकता है। ओनर के अलावा उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए किसकी परमिशन लगेगी? ओनर की परमिशन लगेगी। सेकेंड राइट जो हमारे पास आता है प्रॉपर्टी के साथ, वो है राइट टू पोजेशन का राइट। तो राइट टू ओनरशिप के साथ साथ राइट टू पोजेशन का राइट भी होता है, लेकिन ये ज़रूर, जिसका मतलब होता है द राइट टू होल्ड एंड यूज़ प्रॉपर्टी। तो राइट टू पोजेशन का मतलब हम उस प्रॉपर्टी को होल्ड भी करके रख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास राइट टू पोजेशन है उसके पास राइट टू ओनरशिप भी हो, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर भी हो। मान लीजिए मेरी कोई कार है, मैं उसकी ओनर हूँ, और मैंने वो अपने फ्रेंड को दे दी कुछ दिनों के लिए रखने के लिए, क्योंकि मैं बाहर जा रही थी, तो और मैंने उसको कह दिया कि तुम इसको अपने पोजेशन में रखो, यूज़ भी कर सकते हो अपने कामों के लिए। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड के पास राइट टू पोजेशन है, लेकिन राइट टू ओनरशिप नहीं है, उसके पास फुल कंट्रोल नहीं है उस पर, क्योंकि ओनर मैं हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास राइट टू पोजेशन है उसके पास राइट टू ओनरशिप होगा ही, लेकिन जिसके पास राइट टू ओनरशिप है उसके पास राइट टू पोजेशन ज़रूर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट राइट की तरफ। राइट टू ट्रांसफ़र, द राइट टू सेल, डोनेट और पास ऑन प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस। तो प्रॉपर्टी के साथ जो थर्ड राइट आता है वो है राइट टू ट्रांसफ़र का राइट। तो जो भी ओनर होता है उसके पास राइट होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी की पोजेशन होती है, ओनर होता है, उसके पास क्या होता है? राइट टू सेल, कि वो प्रॉपर्टी किसी को भी सेल कर सकता है, बेच सकता है, डोनेट कर सकता है, जैसे कि पब्लिक ट्रस्ट हो गए, चैरिटीज़ वगैरह हो गए। पास ऑन कर सकता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू, की मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को या बेटी को गई, फिर उनके बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी गई, तो ये पास ऑन हुआ कैसे? इनहेरिटेंस से। नेक्स्ट राइट जो हमें प्रॉपर्टी के साथ मिलता है वो है राइट टू एंजॉयमेंट का राइट। राइट टू एंजॉयमेंट का मतलब होता है द राइट टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं उस प्रॉपर्टी के, जितने भी उसमें से बेनिफिट्स आएंगे उसको डिराइव करने का राइट होगा। जो भी जिसके पास भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप होगी, पोजेशन होगा, वो उस प्रॉपर्टी की क्या डिराइव कर सकते हैं? बेनिफिट्स। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा मैंगो ट्रीज़ का यार्ड है, या फिर बहुत बड़ी ज़मीन पर आम के पेड़ लगे हो, तो उसमें से उसके पास क्या राइट है कि जितने भी उसमें से आम होंगे वो उसको खाने के यूज़ भी कर सकता है, बेच के पैसे भी कमा सकता है। तो ये क्या है? ये बेनिफिट्स हैं उसको, उसकी प्रॉपर्टी से उसको क्या मिल रहा है? बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उसी बेनिफिट्स जो वो डिराइव कर रहा है उसी को हम कहते हैं राइट टू एंजॉयमेंट का राइट। नेक्स्ट राइट जो हमारे पास आता है वो है राइट टू इनहेरिटेंस का राइट, द राइट टू पास प्रॉपर्टी टू हेयर्स। तो ये बहुत कॉमन राइट है, आपने सुना भी होगा। राइट टू इनहेरिटेंस का मतलब
अब जो भी मेरे हेयर्स हैं उनको मैं अपनी प्रॉपर्टी, जो भी मेरे उत्तराधिकारी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हेयर्स हैं, मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी पास कर सकती हूँ। जैसे मेरे बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो क्या होता है, राइट टू इनहेरिटेंस भी आता है। तो ये 5 राइट्स हमें प्रॉपर्टी से के साथ मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रॉपर्टी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उनमें से कुछ हैं हमारे पास। सबसे पहला है आर्टिकल 300A, states that a person can only be deprived of their property by legal means। तो आर्टिकल 300A के मुताबिक एक पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से तभी डिप्राइव किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, जब वो लीगल मीन्स के थ्रू हो रहे हैं। मतलब जिस प्रोसेस से उसको डिप्राइव किया जा रहा है अपनी प्रॉपर्टी से, वो लीगल होना चाहिए, लीगल मीन्स से होना चाहिए। ये आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा आप में से किसी ने, तो आपने उसमें ज़रूर पढ़ा होगा कि पहले हमारे पास 7 राइट्स हुआ करते थे, जिसमें जो 7th राइट था वो राइट टू प्रॉपर्टी का था। लेकिन फिर उसको अमेंड करके आर्टिकल लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 300A के नाम से हमने उसको राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। हाँ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है इस पर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चेंज्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट टू अ लीगल राइट। तो यही वो अमेंडमेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अब आर्टिकल 300A बन गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 300A, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब हम अपनी एंडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा कंक्लूजन है। सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। Property is not only an economic and social foundation but also a crucial aspect of legal rights and responsibilities। तो प्रॉपर्टी को सिर्फ हम एज एन इकोनॉमिक और सोशल फाउंडेशन नहीं देखते हैं, प्रॉपर्टी लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है तो उसमें बहुत सारे लीगल राइट्स भी जुड़े होते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखे वो हमारे सारे लीगल राइट्स ही थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ साथ आती कि हमारे प्रॉपर्टी के टूवर्ड्स अगर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। अगर राइट्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही। The various types and rights associated with property help maintain a structured and organized legal system। तो जो भी प्रॉपर्टी के बहुत जो हमने टाइप्स पढ़े और जो राइट्स प्रॉपर्टी के हमने पढ़े जो उससे अटैच्ड होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हेल्प करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड लीगल सिस्टम को मेंटेन करने में। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। तो जो आपने अभी ऊपर नोट्स देखे, वो ये जो आपने अभी नोट्स देखे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थे, और हमने नीचे यही जो ऊपर मैंने समझाया हुआ है यही सेम चीज़ मैंने नीचे हिंदी में भी इसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो मैंने इंग्लिश में नोट्स बनाए हुए हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैंने कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी बताया है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी डे।